हेलो बच्चों, वेरी वेरी सॉरी। आज का पता है थोड़ा सा इंटरनेट के इशू की वजह से आज का लेक्चर मैं लाइव नहीं ले पाया। अभी मैं 4 बजे से एक्चुअली कोशिश कर रहा था, आप लोगों के लिए नोट्स भी बना रहा था, साथ साथ मैं कोशिश भी कर रहा था इंटर के कैलेंडर नोट्स बनाते बनाते कि कुछ हिसाब लगा के वो हो जाए। बट आफ्टर मैनी अ ट्राई कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर फ़ोन के इंटरनेट की मदद से मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो 1 घंटे में आपका लेक्चर विजिबल हो जाएगा। मतलब अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपकी पढ़ाई नहीं रुकी और वो काम हो गया। तो चलिए सर शुरू करते हैं। दिस विल बी आवर 10th चैप्टर, द सेकेंड लास्ट चैप्टर दैट वी हैव, रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है सर? बोलता है इट मीन्स द रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट, मतलब बेसिकली व्हाट इज ऑडिट रिस्क। ठीक है, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? ये रिस्क की ऑडिटर का जो ओपिनियन होगा वो ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट होगा। इनअप्रोप्रिएट इन द सेंस, प्लीज इसको समझिएगा, इनअप्रोप्रिएट इन द सेंस कि ऑडिटर बोलेगा कि कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है और बोलेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, जबकि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा? मिस स्टेटमेंट भी होंगे और ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होगा। दैट इज हाउ द ऑडिट ओपिनियन बिकम्स एन एरर। ये है ऑडिट रिस्क। अच्छा, दूसरी चीज ऑडिट रिस्क नहीं होती है। मतलब अगर ऑडिटर ने सब कुछ चेक किया, मतलब ऑडिटर बोलता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और वो मिस स्टेटमेंट है ये बोल करके सब कुछ चेक करता है, तो उस केस में ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर उसने सब कुछ चेक किया तो अब वहां पर तो वैसे भी गलती होने का अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि अगर मैं सब कुछ चेक कर रहा हूं तो गलती तो खोज ही लूंगा। तो वहां पर ऑडिट रिस्क नहीं होता है। वहां पर क्या होता है? ऑडिट रिस्क नहीं होता है, वहां पर होता है जिसको बोलते हैं रिस्क ऑफ यू बिकमिंग इनएफिशिएंट। रिस्क ऑफ यू बिकमिंग इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब क्या है? कि ऑडिटर ने ज्यादा टाइम ले लिया है। ठीक है, ऑडिटर ने ज्यादा टाइम ले लिया है काम करने में। इट हैज प्रूव्ड आउट टू बी इनइफेक्टिव इन नेचर, मतलब 2 घंटा का काम 10 घंटा में किया है, ऐसा वाली बात। ठीक है, it means that auditor gives an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. Thus, it is the risk that the auditor may fail to express an appropriate opinion. Appropriate मतलब which is good enough for the purpose of decision making. ठीक है, अब ऑडिट रिस्क में दो तरह के रिस्क आते हैं। रिस्क बाय बाय रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। अब थोड़ा सा सर इनके बारे में मैं बात करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काफी मजा आएगा। बढ़िया टॉपिक है, तो बढ़िया इंटरेस्टिंग मजा भी आएगा आपको। आई जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होता है, मतलब रॉम बहुत ज्यादा है, जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा मटेरियल है, साथ ही साथ उस ट्रांजैक्शन में गलती का बहुत स्कोप है, तो ऐसे केस में ऑडिटर उस चीज को तो चेक करेगा ही करेगा। तो अगर वो चेक करेगा ही करेगा तो उस चीज का अनडिटेक्टेड जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिटेक्शन रिस्क कम है। व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? कि मिस स्टेटमेंट होगी लेकिन ऑडिटर की नजर में नहीं आएगी। तो अगर किसी चीज का रॉम ज्यादा है तो ऑडिटर और नजर गड़ा के ना उसको देखेगा कि अरे बाप रे बाप, इसमें तो ज्यादा गड़बड़ का चांस है, इसको तो और ध्यान से देखना चाहिए। तो वहां पर गलती अनडिटेक्टेड जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर वहां गलती अनडिटेक्टेड जाएगी ही नहीं तो ऑडिट रिस्क भी कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, मतलब इसका यह है कि अब ऑडिटर फिर चेक भी कम कर रहा होगा, तो वहां पर गलती उसके नजर से चूक जाए इसके चांसेस काफी हैं, इसलिए वहां पर डिटेक्शन रिस्क हायर है। ठीक है, वहां डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है और इसीलिए वहां पर ऑडिट रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, रॉम किस वजह से हाई होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कॉमन सेंस है। एक तो इनहेरेंट रिस्क की वजह से और दूसरा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क वो तो ऑडिट की लिमिटेशन है, उसको तो आप चाह के भी हटा नहीं सकते। दूसरा कंट्रोल रिस्क, क्या, हाउ इट इज कंट्रोल रिस्क? कि मैंने भैया कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं
लेकिन वो जो इंप्लीमेंटेड कंट्रोल्स हैं दे वर नॉट गुड इनफ टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब कंट्रोल मैंने लगाए तो हैं, लेकिन कंट्रोल इतने भी अच्छे नहीं है, मतलब इतने अच्छे नहीं है कि वो प्रिवेंट, डिटेक्ट या कंट्रोल कर सके मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, उस लेवल के नहीं, उस लेवल के नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड। अब ऑडिट रिस्क में क्या नहीं इंक्लूड होता, देखो यहां पर ये वही वाली बात बोलेगा जो मैं बोल रहा था। It does not include the risk that auditor might express an opinion that the financial statements are materially misstated, whereas they are not। ठीक है, बट एक्चुअली वो बिल्कुल भी मिसस्टेटेड नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड द बिजनेस रिस्क सच एज लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती कि लिटिगेशन की वजह, क्योंकि देखो सर, अगर आपके ऊपर एक सडन केस हो गया और उस सडन केस की वजह से क्या बोलते हैं आपकी कंपनी को 20-30 लाख रुपया देने पड़ गए, तो ये तो भैया दुनिया का कोई ऑडिट प्रोसीडियर नहीं है जो ये मतलब पहले से प्रिडिक्ट कर पाता। या फॉर एग्जांपल, मैंने बोला गोइंग कंसर्न है, लेकिन मेरे ऑडिट रिपोर्ट के ठीक बाद भूकंप आया और भूकंप में आपके 8 प्लांट पूरे के पूरे ढह गए, मिट्टी मिट्टी हो गए, तो आप बैंक करप्सी में आ गए। अब इसमें मैं क्या करूं? क्लासिक एग्जाम्पल, सब कुछ सही चल रहा था, एक मॉर्निंग को सडनली सरकार ने गेमिंग बिल पास किया और आपका ड्रीम 11 फैंटेसी लीग जो करोड़ों का बिजनेस था वो रातों रात होना इलीगल हो गया। अब ये एक ऐसी सिचुएशन को ऑडिट में तो मैं कवर कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीजें ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं होती बेटा। ये 3 नंबर का ना क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज नॉट कंपोज्ड और व्हाट इज नॉट इंटरप्रेटेड एज ऑडिट रिस्क, ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आया सर, मीनिंग ऑफ रॉम, मीनिंग ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रॉम का मतलब क्या होता है? ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द रिस्क दैट द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट, ऑडिट के पहले। अब रॉम ना 2 लेवल पर होता है। ठीक है, एक होता है ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, मतलब बहुत जगह पर गलतियां हैं, और एक होता है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में, मान लो डेटर के अंदर है, डेटर के अंदर ही बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जिनकी वजह से रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, तो रॉम के कंपोनेंट क्या है, किस वजह से होता है, पीछे था सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क। अब इनहेरेंट रिस्क आता है किस वजह से सर? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से। तो उसमें तो सर अब क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है, या अकाउंट बैलेंसेस हैं जिसमें मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट छुपा हुआ है, तो उसको बेचारा ऑडिटर कहां से खोजेगा? और दूसरा जो रिस्क, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कंट्रोल रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क क्या है कि भैया मिस स्टेटमेंट होगी, लेकिन मेरे इंटरनल कंट्रोल इतने तगड़े नहीं होंगे, विल नॉट बी गुड इनफ टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिस स्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस। जैसे एक छोटी सी चीज आपको बताते हैं, ये मैचेस में जो थर्ड अंपायर होता है, ये जो रिव्यू सिस्टम निकला है डीआरएस सिस्टम, ये डीआरएस सिस्टम बेसिकली क्या है? इट्स अ कंट्रोल रिस्क। ठीक है, इट्स एन इंटरनल कंट्रोल मेथड। अंपायर थर्ड अंपायर का यूज कर सकता है। वाई डू यू थिंक प्लेयर को डीआरएस लेने का हक दिया गया है? क्योंकि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि कंट्रोल को लगता है कि कंट्रोल काम सही कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अंपायर, उसको लग रहा है उसका डिसीजन सही है, लेकिन जो दूसरा आदमी है वो उस कंट्रोल की परफॉर्मेंस देख के बोल सकता है कि भैया या तो ये कंट्रोल प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट सही तरीके से नहीं कर रहा। इसलिए वो कंट्रोल्स की चेकिंग करते हैं, जिस कंट्रोल की चेकिंग को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। लास्ट डे बताया था रिस्क असेसमेंट जो इस चैप्टर का भी है। तो जब सूर्य कुमार यादव बोलता है थर्ड अंपायर रिव्यू लेता है, दैट इज रिस्क असेसमेंट। वो ये चेक कर रहा है कि वो जो इंटरनल कंट्रोल है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट, क्रिकेट की भाषा। दिस इज इन क्रिकेट की भाषा। अब आप क्रिकेट की भाषा में समझना चाहो या नॉर्मल कॉन्सेप्ट से समझना चाहो, बोथ आर ओके, बट ये क्रिकेट की भाषा है। क्रिकेट, क्रिकेट, ये है क्रिकेट की भाषा। चलो नेक्स्ट,
अब आया सर डिटेक्शन रिस्क। अब देखो डिटेक्शन रिस्क में कितना बढ़िया दिखाया है। डिटेक्शन रिस्क इज वन बाय इनहेरेंट प्लस कंट्रोल रिस्क। लॉजिक समझो, बेसिकली ये बोल रहे हैं डिटेक्शन रिस्क इज द इनवर्स ऑफ इनहेरेंट या कंट्रोल रिस्क। मैं तो बोलता हूं बिल्कुल सही। क्यों? अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कम होगा तो हम चेक भी कम करेंगे, जिसकी वजह से गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा तो अब हम चेक ज्यादा करेंगे, तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि हम चीजों को चेक करने वाले। और पता है भाई, डिटेक्शन रिस्क को अगर आपको 100% एलिमिनेट करना है तो तरीका क्या है पता है? 100%। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो काल्पनिकली पॉसिबल नहीं है बड़ी बड़ी एंटिटी में, बट छोटी एंटिटी में पॉसिबल है। एंड अगर आप चाहते हो कि भैया 100% परफेक्शन आ जाए आपके काम में एज एन ऑडिट, आप 100% चेकिंग करो। आप 100% चेकिंग करो, ऐसे 530 का यूसी मत करो, सैंपलिंग लगाओ ही मत, 100% पढ़ो, कुछ भी आ जाए तुम्हारा काम हो जाएगा। यही सेम बात हम बच्चों को भी समझाते हैं रेगुलर कोर्स में। ठीक है? आप 100% पढ़ो, कुछ छोड़ो ही मत। जब आप कुछ छोड़ोगे ही नहीं, पेपर कहीं से भी आ जाए की फर्क पैंदा है। जब आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है तो कितना ही आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर, बिल्कुल नहीं। जैसे वो जो लास्ट टाइम जो इसका पेपर आया सितंबर का, तो बहुत बच्चों ने, काफी बच्चों ने बोला डिफिकल्ट था, टीचर्स भी अग्री किए, ओवर लेंदी भी था पेपर, एकदम सही बात। लेकिन उसमें जब साधना, ठीक है, रैंक लेके आई, जो फाउंडेशन में भी 300 प्लस लेके आई थी, तो उसने उस इंटरव्यू में ही बोला सर मेरे लिए पेपर टू बी वेरी ऑनेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। एंड शी गॉट वेरी गुड मार्क्स, शी गॉट 69, क्लोज टू 70, विच वॉज गुड। एक नंबर 70, दैट्स मोर देन अ डिस्टिंक्शन। अब तुम बोलो वो सेम पेपर सबको दिया गया था, व्हाट व्हाट डिफरेंट डिड शी डू? शी स्टडीड द नोट्स और उसने 100% मटेरियल को कवर किया। डन, सिंपल। तो ना, अगर आप सैंपलिंग करोगे ही नहीं तो डिटेक्शन रिस्क होगा ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? अच्छा, एक तो सैंपलिंग रिस्क हो गया, एक होता है नॉन सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क जनरली इन एक्सपीरियंस ऑडिटर से होगा, कभी भी एक्सपीरियंस ऑडिटर से नहीं होगा। व्हाट इज अ नॉन सैंपलिंग रिस्क? कि आपने गलत चीज को चेक करने के लिए गलत प्रोसीडियर का अपना लिया। आपको करना चाहिए था एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डायरेक्टर डेटर्स के बैलेंस को कंफर्म करने के लिए, आप इंक्वायरी कर रहे हो मैनेजमेंट के साथ। तो यहां पर ऑडिटर द्वारा क्या हो गया? चॉइस ऑफ ऑडिट प्रोसीडियर इनकरेक्ट हो गया। दिस मे बी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एनी रॉन्ग ऑडिट प्रोसीडियर। ऑडिट प्रोसीडियर ही गलत है। ठीक है? तो अब मेरा सवाल है कि एक ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस कैसे कर सकता है? सबसे पहला बात तो जो मैंने बोला था, सबसे बढ़िया चीज आपको डिटेक्शन रिस्क 100% रिड्यूस करना, 100% चेक कर लो, इंक्रीजिंग द चेकिंग। आप 100% चेक कर लो। अच्छा चलो, आप 100% नहीं चेक कर रहे, सैंपल का साइज बड़ा कर लो। जहां आप 1 लाख यूनिट में 10,000 यूनिट चेक कर रहे थे ना, वहां आप 1 लाख यूनिट में 30,000 यूनिट चेक कर लो। जब आप 30,000 यूनिट चेक करने लगोगे, सैंपल का साइज बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका सैंपल का साइज बढ़ा, अब गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप चेक तो कर ही लोगे ना। ठीक है? उसके बाद कंपीटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल इन एंगेजमेंट। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को आपको इंक्लूड करना है। ओहो, धर्व को बहुत जोर का फीवर आ गया है क्या? इतना फीवर हो गया कि टेस्ट नहीं कर पाता। हाँ भाई, तुम बस लिख लो। हाँ, बाय बाय। आयो सर। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग कंपीटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सनल इन द एंगेजमेंट टीम। देखो सर, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा एक्सपीरियंस लोग आपके एंगेजमेंट टीम में रहेंगे ना, तो उन्होंने अपने, बोलते हैं ना पका हुआ चावल,
तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, ठीक है, काफी ज्यादा कलेश देखा होगा। तो जब उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कलेश देखा है तो उनको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या गड़बड़ है या कितना गलत चीजें हो सकती हैं। सो दे वुड नो, ठीक है। एंड सिंस दे नो, देर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। उनको तो पता ही होगा ना कि क्या गलत हम कर रहे हैं या क्या गड़बड़ हमसे हो रही है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा वो आदमी, उतना ज्यादा चीजें सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे 315, ठीक है। अब यहां पर देखो, यही वो ऐसे है जिसका आप एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। ऐसे 315 इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। यहां पर ऑडिटर क्या कर रहा है, पहले लॉजिक समझना। यहां पर ऑडिटर मैनेजमेंट से मिल रहा है जाके, और मैनेजमेंट से मिलने के बाद वो समझने की कोशिश कर रहा है अबाउट द मैनेजमेंट्स एंटिटी, मतलब उसकी एंटिटी कैसी है और वो किस तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रही है। यहां पर ऑडिटर कोई प्रोसीडियर नहीं कर रहा। यहां पर वो बोलते हैं ना, अब कंपटीशन से पहले आप अपने ओपोनेंट को भापते हो, तो यहां पर ऑडिटर सिर्फ एंटिटी को भाप रहा है। भाप रहा है इन द सेंस वो देखना चाहता है कि एंटिटी में क्या है और क्या नहीं है। तो यहां पर देर इज अ राउंड वेयर देर विल बी जस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड। वो क्वेश्चंस पूछेगा, एंटिटी को समझेगा, एंटिटी से आंसर मिलेंगे। अब बेस्ड ऑन दिस इंटरव्यू, ठीक है, जो बातें उसको यहां से पता चलेंगी उसको ही विल सब्जेक्ट टू चेकिंग। जो बातें उसको यहां से पता चलेंगी उसको ही विल सब्जेक्ट टू चेकिंग। मतलब अब वो चेक करेगा कि जो बातें यहां से मुझे पता चली हैं 315 में प्रोसीडियर इंप्लीमेंट करके, कि क्या वो बातें सच है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सा सवाल है, एंटिटी से मैंने पूछा आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। एंटिटी ने बोला नहीं सर, हमारे कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। अब मैंने चेक करना शुरू किया, मुझे 4 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल गए। इसका मतलब क्या है, एंटिटी मेरे से झूठ बोल रही थी। द एंटिटी वाज लाइंग टू मी, मुझे पता चल गया। तो ये चीज यहां पर आएगी। नेक्स्ट, ये ऐसे क्यों जरूरी है, वाई दिस ऐसे, ठीक है। बोलता है सर, दिस ऐसे टीचेस अस द मैग्नीट्यूड ऑफ मिस स्टेटमेंट वेदर इट इज एट द असर्शन लेवल और द ओवरऑल लेवल। ये हमें ये बताता है कि कितना मिसस्टेटमेंट हो सकता है या कितना मिसस्टेटमेंट हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वेदर इट इज एट द असर्शन लेवल और द ओवरऑल लेवल, ठीक है। तो देखो, मैंने यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल बनाया कि राकेश कालरा हैं, उनके दो दो बच्चे हैं, ठीक है। एक है पवित्र, जो सुरभि मैम का बेटा है, और एक है एक्स, जो एक्स का बेटा है, ठीक है। तो जो पवित्र है वो स्टूडियस है, डिसिप्लिन है। इसका मतलब क्या, पवित्र का इंटरनल कंट्रोल काफी स्ट्रांग है। लेकिन जो मिस्टर एक्स है वो बहुत ही ज्यादा बदमाश, इनडिसिप्लिन्ड, ठीक है, परफेक्शनिस्ट आदमी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 315 का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर। किस वजह से हो रहा है, फ्रॉड से हो रहा है, एरर से हो रहा है। एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल, through the understanding the entity and its environment including its internal control. For the purpose of identifying and assessing the ROM, the auditor shall identify risk through the process of obtaining an understanding of the entity and its environment including internal control. फिर असेस करेंगे, आइडेंटिफाइड एंड इवेल्युएट वेदर दे आर असर्शन लेवल पर है या ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। रिलेट द आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क, अब क्या करेंगे, उनको आपस में रिलेट करके देखेंगे कि वेदर ये रॉन्ग है, ठीक है। मतलब जो मैंने जो समझा, जो एंटिटी ने मेरे को बताया, अब जब मैं उसको चेक कर रहा हूं तो क्या लग रहा है मुझे, एंटिटी सच बोल रही थी, गलत बोल रही थी, ठीक है। एंड ऑल्सो लास्ट में, कंसिडर द लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट कैन रिजल्ट इन मटीरियल मिस स्टेटमेंट। अगर एक से ज्यादा मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो क्या इस छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियां बन सकती हैं या नहीं बन सकती। तो ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 315, ठीक है। अब आता है रैप, यस फाइनली, रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर इज भापना, फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर इज काम करना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर,
The audit procedure performed to obtain understanding of entity and its environment, including the entity's internal control. क्या बोला? The audit procedure performed to obtain understanding of the entity, एंटिटी के बारे में समझना, उसकी इन्वायरमेंट के बारे में समझना और उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में समझना। यही तो ऐसे 315 का नाम है। तो बोलता क्या है, द ऑडिटर शैल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर टू प्रोवाइड अ बेसिस, क्या चीज के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रॉन्ग एट द फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। किस लेवल पर? फिनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल पर। रैप बाय देमसेल्व्स however do not provide sufficient appropriate audit evidence on which auditor's opinion is based। बोलता है आप अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर कर रहे हो तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर अपने खुद के दम पर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं प्रोवाइड करता है ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। ठीक है, आप तो सिर्फ अभी क्या है, एंटिटी को भाप रहे हो। अगर आप सिर्फ भापने को ही सच मान लोगे तो फिर आप आए क्यों हो? फिर तो एंटिटी कोई भी आपको बोलते हैं ना सुखद कहानी सुना देगा और आप गधे की तरह वो कहानी सुन के मान के आ जाओगे। तो ये काम तो फिर बीकॉम ग्रेजुएट भी कर सकता है, फिर इसके लिए सीए होने की क्या जरूरत है? अगर सिर्फ सुन के हामी ही भरना है तो वो तो बीकॉम वाला भी कर सकता है, उसके लिए सीए होने की क्या जरूरत है? आइए, इन एडिशन टू रैप द ऑडिटर में ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, account balances or operating effectiveness of internal control by performing further audit procedure which may include performing compliance and substantive procedure। तो पहले क्या होगा सर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर होगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद होगी एनालिसिस। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर कंप्लीट होने के बाद होंगी परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीडियर। मतलब मेरे को मैनेजमेंट ने बोल दिया कि शांतम गुप्ता हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है एंड दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ऐसा हमें लगता है। हमने बोला अच्छा ठीक है, मैंने बोला ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा। और फिर शांतम गुप्ता ने कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीडियर करके चेक करना शुरू कर दिया। तो कंपनी ने किया, पहले मैंने किया रैप और उसके बाद मैंने किया फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर। आई होप यहां तक रैप और फैप तक मैटर क्लियर है। इसको डाइजेस्ट करिए दिमाग में। अब बात आ रही है आखिरकार रैप करेंगे कैसे। फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर कैसे करेंगे वो नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूं रैप कैसे करेंगे। मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर किस तरीके से करेंगे, ठीक है, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन मांगने का काम है वो किस तरीके से किया जाएगा। इंफॉर्मेशन जो मांगने का काम है वो किस तरीके से किया जाएगा, हाउ विल दैट बी डन। तो सबसे पहले देयर विल बी ए इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट की इंक्वायरी होगी। Within the entity who is the auditor's judgment may have information that it is likely to assist in identifying wrong due to fraud and error। अब ऑडिटर को ऐसा लगेगा कि भैया एंटिटी के अंदर कौन सा ऐसा सही आदमी है जिससे मैं अगर पूछूं तो वो मेरे को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो अब इसमें किसी के साथ भी वो इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी का मतलब है जवाब, सवाल जवाब। जैसे अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो उससे पूछ लेगा, एम्प्लॉय से पूछ लेगा, ठीक है, लीगल काउंसिल से पूछ लेगा, कोई एक्सपर्ट है एक्सपर्ट से बात कर लेगा, सेल्स पर्सनल से बात कर लेगा, टीसीडब्ल्यूजी से बात कर लेगा। मतलब यहां पर वो सवाल पूछने के लिए राइट आदमी डिसाइड कर रहा है दैट हु शुड आई आस्क। ठीक है, उसके बाद आया सर एनालिटिकल प्रोसीडियर, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीडियर या एपी, एनालिटिकल प्रोसीडियर। तो एनालिटिकल प्रोसीडियर्स जो परफॉर्म किए जाते हैं may identify aspects of the entity which the auditor was unaware। अब यहां से हमें एंटिटी के बारे में वो चीजें पता चलेंगी, ठीक है, जिसके बारे में शायद ऑडिटर को पहले से नहीं पता था। तो ये असिस्ट कर सकता है इन असेसिंग द रॉन्ग in order to provide the basis for designing and implementing responses to the assessed risk।
Analytical review procedures are risk assessment procedures which indicate plausible relationship between financial and non-financial factor. ये तो एआरपी की डेफिनेशन ही है अगर आपको याद हो तो अब करेंगे एनालिटिकल प्रोसीडियर। एनालिटिकल प्रोसीडियर क्यों करेंगे ये देखने के लिए, ठीक है, कि जो एंटिटी ने मुझे बताया है, ठीक है, वो फैक्टर्स जो एंटिटी ने मुझे बताए वो तो ठीक है, बट इट में बोलते हैं ना अनरेवल और रिवील सच फैक्टर्स जो एंटिटी ने मेरे को नहीं बताया। जैसे फॉर एग्जांपल एंटिटी ने मेरे को ये तो बताया है, ठीक है, कि रिसेंट टाइम में उन्होंने अपने इंप्लॉइज को सैलरी हाइक दी है, बट एंटिटी ने मुझे ये नहीं बताया कि उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर भी किया। अब ये मुझे पता कैसे चला? जब मैंने देखा कि इवन विथ मोर एम्प्लॉयज हायर्ड द सैलरी एक्सपेंस हैज नॉट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, विच शोज व्हाट, सैलरी हाइक तो दी गई है, ठीक है, नए एम्प्लॉयज भी लाए गए हैं, लेकिन पुराने निकाले भी गए हैं, इसलिए पुराने वाले का वो शॉर्ट चला गया, जो कि मेरे को स्टेटमेंट देख के नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन में सपोर्ट इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर may provide information about the entity and its environment. ऑब्जर्वेशन मतलब खड़े रह के चुपचाप देखना। कभी कभी जो बातें बोलने से नहीं पता चलती वो देखने से पता चल जाती। ठीक है, ओके। अब ये अंडरस्टैंडिंग वाला करना, 1 मिनट दो मेरे को, जस्ट में 1 सेकंड में आया। पहले अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी है, ठीक है, और फिर ये बताऊंगा कि कैसे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है।
हाँ भाई। तो आते हैं सर, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। तो अब ऑडिटर ना सबसे पहले एंड ये बातें समझने के लिए और ये बातें खोजने के लिए अब करेगा मीटिंग। ठीक है। तो देखो हमने हिंदी में भी लिखा है, ऑडिटर क्या खोजने जा रहा है मीटिंग में। ठीक है। मतलब जब आप एक मीटिंग में क्लाइंट के साथ बैठे हो, वो अंडरस्टैंडिंग वाली मीटिंग में, तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए ना कि मैं ये यहाँ पर क्या डेटा लेने आया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एंटिटी के पास बैठोगे और बोलोगे बताओ क्या बोलना चाहते हो। ठीक है। ऐसा तो है नहीं। तो आपको तो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी ना। ठीक है। आपको तो सारी चीजें बतानी पड़ेगी, वो तो पूछेंगे ना सारी चीजें आपसे कि भैया एंटिटी को कि ये है वो है, तो आपको पहले से रेडी रहना होगा इस केस में कि आप क्या इंफॉर्मेशन दोगे सामने वाले को। तो अब देखो यहां पर क्या बोलता है, ऑडिटर क्या खोजने जाना चाह रहा है। ठीक है। पहला, रेलेवेंट इंडस्ट्री की रेगुलेशन क्या है, एफआरएफ। आपकी एंटिटी का नेचर क्या है, ऑपरेशंस, ओनरशिप, मीडियम ऑफ फाइनेंस, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब बेसिकली आपके एंटिटी के बारे में जानना चाहता है। जब ऑपरेशंस के मतलब है, मैंने एग्जांपल भी लिखा, ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि आपका मार्केट शेयर कितना है। ओनरशिप मतलब आपके प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। जैसे अगर प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होती है तो आदमी को ना ऑटोमेटिकली कंपनी पर ट्रस्ट होता है। जैसे क्या है, अगर एक कंपनी आईपीओ में आ रही है, हम आपको एक तरीका बताते हैं, इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस की तरह मत ले लीजिएगा। एक छोटा सा तरीका बताते हैं आपको एक एंटिटी में क्या देखना चाहिए जब आप उसका आईपीओ सब्सक्राइब कर रहे हो। तो जब एक कंपनी शेयर्स आगे पुट फॉरवर्ड कर रही है ना परचेस के लिए, आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि वो कितने परसेंट ऑफ अपने शेयर्स जो आईपीओ में उतार रही है, ठीक है, उसमें कितना प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब प्रमोटर अपने कितने परसेंट शेयर्स जाने दे रहे हैं। ठीक है। क्या कोई नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में कंपनी में जो पैसा आप देने वाले हो एज अ इन्वेस्टर, वो क्या चीज में यूज किया जा रहा है। वो पुराने इन्वेस्टर्स को पे ऑफ करने में यूज किया जा रहा है कि टुवर्ड्स एक्सपेंशन यूज किया जा रहा है। अगर एक्सपेंशन की तरह यूज किया जा रहा है तो आप इसमें यह समझना कि हाँ भैया ऐसे कंपनियों में हमको पैसा लगाना चाहिए बिकॉज दे आर गोइंग टुवर्ड्स ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ फाइनेंस। ठीक है। कहां से पैसा आ रहा है, आप डेट हैवी हो या इक्विटी हैवी हो, कौन से एरिया या कौन से एस्पेक्ट से पैसा निकल के आ रहा है वो समझना है। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैज मेड, एंटिटी ने किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट की है, कहां कहां पर पैसा लगाया है। लाइक देखो ऐसे टाटा ने किया जैगवार को बाय। ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंजेस इफ एनी, आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई बदलाव आया है। स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डब्ल्यूडीबी में चले गए हो तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिवली कि कैसे वो चेंज हुआ है। फिर एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये तो मेरा फेवरेट है। जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो पेंट का कॉस्ट बढ़ेगा। तो अब एशियन पेंट्स अगर मैं हूं और मेरा मार्केट शेयर 70% है, तो इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी मुझे ही होगा कंपेयर टू एक दूसरी कंपनी जिसका मार्केट शेयर सिर्फ 2% है। तो इसको एंटिटी किस तरीके से मैनेज कर रही है, तो मैं बस पूछूंगा, मान लो सामने एशियन पेंट का सीईओ बैठा है, मैं उसको पूछ रहा हूं कि भैया आपने ये क्या बोलते हैं रिस्क असेसमेंट कैसे किया है, मतलब आपके ये जो रिसेंट ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं तो इसके लिए व्हाट इज योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब वो एक स्ट्रैटेजी बताया, मैं चुपचाप सुन लूंगा, आई वोंट कमेंट ऑन इट। ठीक है। नाउ विद दिस आई ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। अब ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी वन टाइम प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अरे आप किसी इंसान को समझने का प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअस होता है, वो कभी वन टाइम नहीं हो सकता। ऑडिटिंग बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है, इसके ऊपर कभी कोई बुक नहीं लिखी जा सकती कि हाउ टू ऑडिट, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव प्रोफेशन, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो सबसे पहले क्या है सर, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग।
obtain an understanding of the entity, its environment, and including the entity's internal control system is a continuous process of gathering. अब gathering information, analyzing information and updating information. ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. सच अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशेस अ फ्रेमवर्क विद इन विच द ऑडिटर प्लान्स द ऑडिट प्रोसीडिंग. ठीक है. हाउ डज द अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑडिट प्रोसेस. एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑडिट प्रोसेस में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है. सबसे पहले, ठीक है, आप मटीरियलिटी का लेवल डिफाइन करो कि व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल एज पर ऐसे 320. फिर आप असेस करो रॉम को, असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. फिर आप इवैल्यूएट करो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड देन यू आइडेंटिफाई एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. तो इस तरीके से जब आप सारा का सारा प्रोसेस बढ़िया तरीके से करोगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे. ठीक है, आप अपने गोल तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे. तो ये तरीका है काम को इंप्लीमेंट करने का. तो अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर में क्या आता है. नाउ वी कैन गो अप टू इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल क्या है. These are the set of controls which are put into the company. ठीक है, they are set of internal controls which are put into the company. क्या पर्पस के लिए. फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग, ठीक है, कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब देखो बेसिकली कंट्रोल्स क्या है, ये चेक करने के लिए कि चीजें सही से काम कर रही हैं कि नहीं. कंट्रोल बहुत तरीके के होते हैं. जैसे देखो, सेल्स आर रिकॉर्डेड, ऑर्डर्ड, प्रोसेस्ड बाय 1%, ये भी एक कंट्रोल है. जूनियर डॉक्टर 10 एमआरआई मशीन ऑर्डर कर दे रहा है विदाउट चेकिंग, विदाउट क्रॉस चेकिंग. स्टोर हाउस डज नॉट हैव अ गार्ड. ये क्या दिखा रहा है कि कंट्रोल वीक है आपके. ठीक है, कि कंट्रोल वीक है आपके. तो कंट्रोल्स हैं बट कंट्रोल ऑन अ वीकर स्केल है. ठीक है, कंट्रोल ऑन अ वीकर स्केल है. नेक्स्ट, अब आया सर इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन. तो डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डेफिनेशन जब पूछा जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा बट इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, तो आपको इनडायरेक्टली भी डेफिनेशन पता होना चाहिए. जैसे ये है डिम, DIM. इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिम, DIM, designing, implementing, maintaining. It's defined as a process of DIM, designing, implementing, maintaining, designing, implementing, maintaining, done by TCWG, top level management involved, TCWG, या कोई दूसरा पर्सनल मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव. तो भैया हम डीम बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव पाने के लिए, हम टीम बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव पाने के लिए. ऑब्जेक्टिव क्या चीज का है मेरा. ऑब्जेक्टिव है मेरा FES का. ठीक है, ऑब्जेक्टिव है मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही तरीके से हो. ऑब्जेक्टिव है मेरा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. एंड ऑब्जेक्शन है मेरा सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स. ये है मेरा SAFE, सेफ. SAFE, सेफ, जिसमें ए शॉर्ट में लिख दूंगा मैं, या तो एक साथ ही लिख सकते हो आप, सेफ पूरा लिख सकते हो. SAFE, सेफ गार्ड ऑफ एसेट. ठीक है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, एंड F फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेफ. तो डिम, ओ, सेफ. तो क्या है इंटरनल कंट्रोल. डिम, ओ, सेफ. इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग विद टू रीच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. डिम, ओ, सेफ. बोलो अभी क्लियर है सर. इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल नाउ क्लियर. डिम, ओ, सेफ. डिमो सेफ से डिमो सेफ हो जाएगा. ठीक है, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग, डन बाय TCWG मैनेजमेंट और अदर पर्सनल विद अ रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू FES. ठीक है,
या हम बोलते हैं सेफ, डिम ओ सेफ। एस फॉर, एक बार साथ में, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, एस से सेफ गार्डिंग, ए से एसेट, एफ से फिनेंशियल रिपोर्टिंग, ई से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये डेफिनेशन एज इट इज याद कर लो, कहीं पर भी इंटरनल कंट्रोल का सवाल पूछा जाए चेप देना, ठीक है। अब ऑडिटर को क्या बेनिफिट होगा इंटरनल कंट्रोल समझने से? अगर मैं इंटरनल कंट्रोल समझूंगा तभी तो मुझे समझ में आएगा कि वो इंटरनल कंट्रोल एंटिटी की औकात के हिसाब से सही लगा है या नहीं लगा है। जब तक मैं इंटरनल कंट्रोल समझूंगा ही नहीं, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि वेदर वो सही है कि नहीं? ठीक है, जब तक मैं करूंगा नहीं तो मुझको पता कैसे चलेगा कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल को समझा जा सके। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आईसी? चलो देखते हैं। आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट दैट माइट ऑकर। अगर आपको आईसी की अंडरस्टैंडिंग हुई तो आपको पता रहेगा कि वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। अगर वीकनेस है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीकनेस की वजह से अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो सकता है। जैसे मेरे को क्या है, अभी हम खुद रैंकर हैं, तो हमको पता है हमने रैंक कैसे लाई है। तो अब अगर हम कोई बच्चे को गलत तरीके से प्रिपेयर करते हुए देखते हैं ना, तो हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ये तरीका है इसकी प्रिपरेशन का, एंड बेस्ड अपॉन वट एवर एक्सपीरियंस माई हैव, इतना ही नंबर तक ये पहुंच पाए। आई माइट बी रॉन्ग बट देर इज अ पोटेंशियल दैट आई कैन आइडेंटिफाई। जैसे अगर मेरे को ये समझ में आ गया कि सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ मंडे से वेडनेसडे रहता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रहता नहीं, तो दिस इंडिकेट्स कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मिस स्टेटमेंट और चोरी के चांसेस हाई। ठीक है, और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। लाइक शोरूम में टू टू वाली मशीन नहीं है। टू टू वाली मशीन मतलब वो जो एंट्रेंस पर होती है ना, और एग्जिट पर, कि अगर कोई आदमी कोई सामान लेके जा रहा है तो पहले पता चल जाएगा। नेक्स्ट, डिजाइनिंग द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीडियर, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीडियर, एनटीई। ठीक है, अब आया सर लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, क्या है सर लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? सबसे पहला, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट द्वारा मैनिपुलेशन। ठीक है, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा, ह्यूमन जजमेंट कैन हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ह्यूमन जजमेंट है उसका कंट्रोल के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट हो जाए। जैसे मान लो क्या है, अब कैश काउंटिंग मशीन है नहीं, तो आदमी हाथ से गिन रहा है। वो कभी कभी होता है ना, थूक लगा के गिनने की आदत है, अब मुंह में थूक खत्म हो गया, दो नोट चिपक के आगे बढ़ गई, वीकनेस है। ठीक है, या भैया देखो, दो इंप्लॉय साथ में, मैनेजर और फ्लोर मैनेजर, ठीक है, और फ्लोर कीपर दोनों साथ में मिलकर स्कैम कर रहे हैं सामान घुमाने का, तुम कहां से पकड़ पाओगे? तुम क्या, तुम्हारे पुश्तैनी नहीं पकड़ पाएंगे उसको। नेक्स्ट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द पर्पस फॉर विच द इंफॉर्मेशन इज बीइंग जनरेटेड। आखिरकार ये इंफॉर्मेशन क्यों बनाई जा रही है? व्हाट इज द रीजन दैट इट इज बीइंग जनरेटेड? कैन हैम्पर द इंटायर प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन के पूरे प्रोसेस को खराब कर सकता है। ठीक है, बोलता है अकाउंटेंट वॉज नॉट अवेयर, अकाउंटेंट वॉज नॉट अवेयर अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स ऑन इन्वेंट्री। तो अब इसने क्या किया, अकाउंटेंट जो है उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, और वो इन्वेंट्री के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ही इज रिपोर्टिंग अपॉन इन्वेंट्री, कि भैया ये चल रहा है इन्वेंट्री में या वो चल रहा है इन्वेंट्री में, ही इज इन्फॉर्मिंग अबाउट दैट। नेक्स्ट, जजमेंट बाय मैनेजमेंट। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। द ऑडिटर में डिफर इन हिज ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू द एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स। अब क्या है सर, देखो, इंप्लीमेंटेशन काम है इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का, ऑडिटर का काम है उसकी एडिक्वेसी समझना। अब ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा हो, लेकिन ऑडिटर के हिसाब से ना हो। भाई अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट बनानी किसको है? ऑडिटर को बनानी है, तो वो अपने हिसाब से ही उसकी एडिक्वेसी देखेगा, मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ी ना देखेगा। कॉमन सेंस वाली बात। एक क्वेश्चन यहां से आता है बेटा, इंपॉर्टेंट।
What are the different component of internal control? What are the different component of internal control? मतलब इंटरनल कंट्रोल की जब मैं बात करता हूं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट। As a part of obtaining such understanding, auditor shall evaluate if management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior। ठीक है, जैसे देखो हमारे बच्चे हैं, सीए आदित्य सर मुझे इकोनॉमिक्स समझ आता है, क्या करूं? पढ़ो। समझ आता है, क्या करूं? ठीक है सर, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट का सस्ती लैंग्वेज में मतलब क्या होता है? कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब है एक ऐसा जगह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां कंट्रोल्स आर इन प्लेस। सो ऑडिटर को कंट्रोल इन्वायरमेंट की समझ जरूरी है। इफ द मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड, ठीक है, क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। ठीक है, ठीक है, एंड एथिकल बिहेवियर। स्ट्रेंथ ऑफ सच कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट्स। अभी इंटरनल कंट्रोल के और कंपोनेंट्स आएंगे। अगर एक कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रांग है, ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट बड़े ही कमिटेड हैं टुवर्ड्स वर्किंग, जैसे फॉर एग्जांपल एंट्री पर कार्ड पंच किया जाता है। ठीक है, एंट्री पर कार्ड पंच किया जाता है तब लोग अंदर घुसते हैं ऑफिस के। लेट्स से जो बॉस है, ठीक है, जो बॉस है वो खुद एंट्री करते टाइम, ठीक है, जो बॉस है वो खुद एंट्री करते टाइम रोज 9 बजे ऑफिस चालू होता है, 9:02 के अंदर अंदर बॉस आके पंच कर देता है। तो इससे क्या समझ में आएगा? ठीक है, इससे क्या समझ में आएगा कि भैया कल्चर ऑफ ऑनेस्टी पूरी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। और इससे क्या होगा ना, इंप्लॉय लोग भी मोटिवेट होंगे कि यार ये बॉस होके टाइम पर आ रहा है तो हमें भी आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द एटीट्यूड ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अच्छा, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। पहला हो गया कंट्रोल इन्वायरमेंट, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। हिंदी में, एंटिटी अपने बिजनेस के जो रिस्क हैं क्या उनको पता लगा पाता है, और अगर पता लगा पाता है तो उसके बारे में वो क्या करता है। सवाल क्या पूछा? ठीक है, सवाल क्या पूछा? एंटिटी को अपने बिजनेस का रिस्क पता है, ठीक है, अपने बिजनेस का, और वो अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या कर रही है। ठीक है, यहां पर ये बात नहीं हो रही है कि ऑडिटर रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर ऑडिटर बस ये देखने आया है कि एंटिटी खुद अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करती है और उसके लिए क्या, मतलब बेसिकली स्कूल में ये चेक करने के लिए आए हैं कि फर्स्ट एड किट है कि फर्स्ट एड किट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को चोट लगी है, ठीक है, और ये भी नहीं है कि हम बता रहे हैं कि फर्स्ट एड किट रखना है। हम बस चेक करने आए हैं कि है या नहीं है। दैट्स द मेन एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, अच्छा, ऑडिटर शैल ऑब्टेन an understanding of whether the entity has the process for identifying, पहला, business risk involved in the relevant financial reporting।
सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क, लाइक्लीहुड ऑफ देयर ऑकरेंस कि ये रिस्क होगा या नहीं होगा, एंड एक्शंस टू एड्रेस सच रिस्क, इस तरह के रिस्क को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। तो द आंसर इज स्लैब। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सच रिस्क, एल लाइक्लीहुड ये रिस्क ऑकर होगा, ए एक्शन एंटिटी क्या कर रही है इस रिस्क को रोकने के लिए, और लास्ट में व्हाट आर द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व्ड। ठीक है, बिजनेस में क्या क्या रिस्क है काम करने के। तो दिस इज द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। लास्ट में हमने इसके लिए एक्रोनिम दे दिया टू स्लैब। स्लैप नहीं बोलो, स्लैब। तीसरा, इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनी सिस्टम विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। हम लोग जो फोन यूज कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, टैली इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनीथिंग विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी तक हम लोग ने दो कंपोनेंट किए, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कोई एक को भी उठा के पूछा जा सकता है। तो अभी दो आपने किए, एक किया कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा किया एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब कल यहां से आगे शुरू करेंगे, और कल की क्लास भगवान करे लाइव ही हो जाए, और हो जाती है तो कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, दैट विल बी अवर 10th चैप्टर। अब वो द ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एंटिटीज वाला जो टॉपिक है ना, वो एग्जाम के टाइम में करेंगे, क्योंकि अपने पास वहां पर बहुत छुट्टियां हैं। तो एक एक फुल सिलेबस तो मतलब टॉप 80 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करने के मैराथन के अलावा एक तो लेक्चर भी ले लेंगे स्पेसिफिक एंटिटीज के ऊपर। ठीक है, चलो डन। आई होप आज का लेक्चर किसी का भी समय ना बर्बाद हुआ हो, क्योंकि हम अभी एकदम तुरंत इसको अपलोड करेंगे और जल्दी जल्दी आप देख के खत्म कर दो। ठीक है, चलो। आई होप आपका रिविजन्स बढ़िया से चल रहे हो यार। ये जो 10-15 दिन है ना, यहाँ से इसमें जान झोंक दो। तुमको रात भर नहीं सोने मिल रहा है तो भी पढ़ो, तकलीफ हो रही है तो भी पढ़ो, क्योंकि ये याद रखो कि अगर तुमने अभी नहीं पढ़ा तो ये तकलीफ तुमको वापस फेब्रवरी, मई, जून, जुलाई, सॉरी फेब्रवरी, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, फिर से तुमको ये 3 महीना ये तकलीफ उठानी पड़ेगी, और आधा ऑफ में फिर से। तो या तो तुम अभी 15 दिन पूरा परिश्रम कर लो, या तो 3 महीना वापस से यही सेम मटेरियल पढ़ने में बहुत दुख भी होगा, बहुत इरिटेटिंग भी लगेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और होगा यार, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा, तुमसे ही होगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा।